सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो देखो, फर्स्ट मैं बात कर देता हूँ कि ये फर्स्ट सेम की मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ। देखो, क्योंकि जो मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े थे वो थर्ड सेम से जुड़े थे, तो उनको मैं कंटिन्यू कर रहा था। वो अब सिक्स सेम में है, ठीक है। तो बट अभी फर्स्ट सेम के भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं साथ, तो उनके लिए भी कुछ करना तो बनता है। ओके, वैसे मैं सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ, नोट्स वगैरह सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पर है, ठीक है। तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं, बट जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना आपको लिए करने को तैयार हूँ। तो देखो, अभी हमने क्या करा है कि गैस पेपर प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। अब गैस पेपर से होगा क्या, 80 से लेके 100% तक आपके जो क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन पेपर में वही आएंगे, ठीक है। तो इससे ये हेल्प होगी, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स से आप पास होने वाले हो, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। ये गैस पेपर है एचएपी का, ठीक है। सेक्शन ए रहता है इसमें, सेक्शन बी एंड देन फाइनली सेक्शन सी। ओके, तो आज हम कोशिश करेंगे कि पूरा पेपर हम सॉल्व कराएं यहाँ पर। आपको इससे क्या फ़ायदा होने वाला है ये सुनो। पहली बात, आपको पता चलेगा कि लिखना कैसे है एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, ओके, सबको पता है फर्स्ट टाइम है आपका, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट टाइम है। तो आपको अभी ये नहीं पता है कि क्या कंटेंट लिखना है, कैसे लिखना है। तो अगर आप इस वीडियो को वॉच कर लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से आपको गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा बस 5-10 मिनट टाइम दें एंड वीडियो को अच्छे से वॉच कर लें, आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी ही। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका नेट वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। देखो, अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, तो अभी आपको आप एक जगह मतलब स्थित नहीं होंगे, यानी कि आप ढूंढ रहे होगे कि ये चैनल बेस्ट है, ये चैनल बेस्ट है। बट आप देखो, कहीं भी जाओ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप इस चैनल पर आ चुके हो ओन फार्मेसी पर, तो बस एक सेमेस्टर तक हमारे साथ जुड़ के देख लो। बाकी आगे जैसा आपको अच्छा लगे, आप जिसके साथ जाना चाहे वैसे जा सकते हो, ठीक है। आपको अगर थोड़ा भी अच्छा लगेगा ना चैनल, तो आप यहीं पर रुक जाना। अदरवाइज मैं खुद कहता हूँ आप चले जाना। अगर आपको बेनिफिशियल नहीं लगे, हेल्पफुल नहीं लगे ये चैनल, तो आप चले जाना है। और व्हाट्सअप, हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन करके देखो कितना अच्छा गाइडेंस हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो चलो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम ज़्यादा आपका भी, हम स्टार्ट करते हैं ये एचएपी का गैस पेपर सॉल्यूशन। अब देखो, फर्स्ट टाइम है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ लिखने की भी। तो लिखने की मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम में यार आपका थोड़ा तो समझाना बनता है। देखो, आपके सेक्शन 3 आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये जो सेक्शन ए है, इसमें रहते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, सेक्शन बी में 10 मार्क्स के क्वेश्चन, सेक्शन सी में 7 मार्क्स के क्वेश्चन। अब देखो, सबसे ज़्यादा जी जान आपको जो लगा देनी है, वो लगा देनी है इन 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले आप क्या करना, सबसे पहले आप करना सेक्शन नंबर बी, ठीक है। सेक्शन नंबर बी स्टार्टिंग में करना, 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने होते हैं। एंड आप कोशिश करना कि 4 से लेके 5 पेज आप भरो एक क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो 4 से 5 पेज भरोगे एक क्वेश्चन में, तो मैं अप्रॉक्स मान के चल रहा हूँ 9-10 पेज आपने भर दिए सेक्शन बी में, ठीक है। अब सेक्शन बी के बाद आप करना सेक्शन सी। सेक्शन बी में 7 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अब 5 क्वेश्चन में आप पर क्वेश्चन करना 3 पेज, ठीक है। 3 पेज मैं हल्का ही मान के चल रहा हूँ 3 पेज। अगर आपको ज़्यादा आ रहा है, इससे अच्छी बात है, आप ज़्यादा भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 पेज आपने लिख दिए, तो 5 दिया 15, 15 और 10 पेज ये 25, तो 25 पेज हो गए। 32 पेज की आपकी कॉपी रहती है, तो आपके कितने पेज बचे, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, तो मतलब 7 पेज आपके रिमेनिंग है। अब जो आपके ये सेक्शन ए बचा है ना 10 क्वेश्चन, अब आप इनको 7 पेज में जैसा आप मर्जी करना चाहो कर दो, ठीक है। इससे आपकी देखो कितनी अच्छी कॉपी भी भर गई। तो स्ट्रेटजी पहले से ही माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए कि हमको पेपर में जाके करना कैसे है। अब मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो उससे आपको और ज़्यादा हेल्प होगी। अब सेक्शन बी में अब आपने अब यह क्वेश्चन होगा कि सर आपने बता तो दिया कि 4 से 5 पेज लिखो, बट हमको याद तो 2 पेज ही है। वो भी मैं अभी आगे बताऊंगा कि कैसे हमको लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखो, पहले मैं आपको गैस पेपर दिखा देता हूँ, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। चलो, ये सेक्शन नंबर ए। अब देखो, एचएपी का पेपर है, एचएपी में आपके 2 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें कोई पार्टिकुलेट एरिया का, पार्टिकुलेट टिश्यू का नाम पूछता है, जैसे कि ये राइट द टिश्यू नेम नोन एज पेसमेकर। तो इसमें क्वेश्चंस में आप कुछ भी एक्स्ट्रा पुटअप नहीं कर सकते गाइस। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पर सिंपली नेम पूछा है, तो आप बस अपना जो पूछा है उसका नेम दो। बट
अब आगे जो क्वेश्चन आएगा एक दूसरा क्वेश्चन तरीके का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट है इसमें, राइट द टिश्यू नेम नोन एज पेसमेकर। और गाइज ये बात ध्यान रखना, जितने भी मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूं अभी आगे भी, उनको आप छोड़कर मत जाना। उनका आप कुछ भी पढ़ो, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कुछ भी पढ़ो, बट इनको मेरी जिम्मेदारी से पढ़ लेना। मेरे कहने से इन वाले क्वेश्चंस को पढ़ लेना जो मैं दे रहा हूँ एक गैस पेपर में। ओके, तो देखो राइट द टिश्यू नेम नोन एज पेसमेकर। पेसमेकर टिश्यू हम किसको कहते हैं? साइनो आर्ट्रियल नोड को, इसको हम पेसमेकर कहते हैं, जो हार्ट में हमारा होता है। वही मैंने लिख रखा है इन द हार्ट नोन एज पेसमेकर। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। सेकंड इसमें राइट नेम ऑफ टू न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, तो किसी भी दो न्यूरोट्रांसमीटर्स के हमको नाम लिख रहे हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर हमारे को केमिकल मैसेंजर होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने दो एग्जांपल दे दिए न्यूरोट्रांसमीटर के, एसिटाइलकोलिन और एपिनेफ्रिन। थर्ड है फिर बहुत सिंपल क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ यूनिवर्सल डोनर। यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है ब्लड में? तो आप इसका कमेंट करो आंसर, जिसका अच्छा होगा मैं उसको पिन करूंगा कमेंट को। ओके, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट नेम ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन रोड एंड कोन सेल। देखो रोड एंड कोन सेल हमारी होती है आई में प्रेजेंट, तो इसमें भी ना दोनों सेल्स में एक पिगमेंट बना होता है, एक लिक्विड फ्लूइड आप कह सकते हो पिगमेंट, तो वो बहुत जरूरी है, उनका नाम याद रखना। तो रोड सेल में हमारा होता है रोडोप्सिन एंड कोन सेल में होता है हमारा लोडोप्सिन। ठीक है, बहुत जरूरी है, कंफ्यूज मत होना, याद कर लेना अच्छे से। अब देखो ये हो गए हमारे नेम, जिसमें मतलब कुछ स्पेसिफिक चीज के नेम पूछता है। अब बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मतलब कुछ हमें लेंथी हैं थोड़े, जैसे कि अब देखो ये पांचवा क्वेश्चन है, डिफाइन ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। तो ये क्वेश्चन हमको लिखना होगा। अब आप समझोगे एग्जैक्ट कि लिखना कैसे है। ठीक है, तो देखो जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कोशिश करना कि पहले कंबाइंड चीजें लिखो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट आर स्पेशल सेल्स दैट हेल्प योर बोन्स ग्रो एंड डेवलप। यानी कि ये दोनों ही एक स्पेशल सेल होती हैं जो आपकी बोन्स को ग्रो और डेवलप कराने में सहायक हो। ठीक है, अब आगे लिखो अलग अलग करके कि ऑस्टियोब्लास्ट क्या है और ऑस्टियोक्लास्ट अलग क्या है। तो देखो ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्म न्यू बोन्स एंड एड ग्रोथ टू एग्जिस्टिंग बोन टिश्यू। मतलब ऑस्टियोब्लास्ट हम क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है वो फॉर्म करता है न्यू बोन्स को, मतलब ब्लास्ट यानी कि फॉर्मेशन, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, एंड ऐड करता है ग्रोथ टू एग्जिस्टिंग बोन टिश्यू, जो बोन टिश्यू आपके प्रेजेंस है उनको ही ग्रोथ कराने में हेल्प होता है। एंड ऑस्टियोक्लास्ट क्या है? अब देखो ब्लास्ट में डेवलप हो रहा है तो क्लास्ट में कोई भी अब यहाँ पे क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट डिसॉल्व ओल्ड एंड डैमेज्ड बोन टिश्यू सो इट कैन बी रिप्लेस्ड विद न्यू हेल्दियर सेल क्रिएटेड बाय ऑस्टियोब्लास्ट। अब देखो ऑस्टियोब्लास्ट क्या कर रहा है, हेल्दियर सेल्स को बना रहा है, क्रिएट कर रहा है। अब ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेगा, जो डैमेज हो चुकी है आपकी बोन टिश्यू या फिर जो ओल्ड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, उनको डिसॉल्व करता है और उनको खत्म करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको रिप्लेस करना होता है। फिर अब आप मान लो आपके शरीर में कुछ बेकार ही चीजें पड़ी रहेगी तो आपकी बॉडी सही से वर्क नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो वही ये प्रोसेस होता है कि ऑस्टियोब्लास्ट तो उन चीजों को जो आपकी खराब बोन टिश्यू हैं उनको निकालता है और ऑस्टियोब्लास्ट उनको दोबारा से फर्दर न्यू बनाता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम डिफाइन माइटोसिस एंड मियोसिस। देखो ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट वाला और एक ये माइटोसिस और मियोसिस वाला, ये आप थोड़ा सा लेंथी भी आप पढ़ के जाना, क्योंकि ये 7 मार्क्स में भी काफी बार पूछा जाता है। ओके, तो देखो पहले कंबाइन लिखते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस आर बोथ ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर इन द सेल न्यूक्लियाई, बोथ प्रोसेस इन्वॉल्व इन डीएनए सिंथेसिस। अब देखो माइटोसिस और मियोसिस हमारे दोनों ही सेल डिवीजन के टाइप है। ठीक है, सेल डिवीजन के टाइप है और दोनों अकर होते हैं कहाँ, सेल के न्यूक्लियस में। सेल में न्यूक्लियस होता है ना, वही। बोथ प्रोसेस इन्वॉल्व डीएनए सिंथेसिस, और दोनों ही चीज हमारी डीएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। माइटोसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू बॉडी सेल्स, ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारी न्यू बॉडी सेल्स डेवलप होती हैं। मायोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, इट इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट क्रिएट्स एग एंड स्पर्म। ये एक टाइप है सेल डिवीजन का जिसमें हमारा फीमेल्स में एग प्रोड्यूस होता है और हमारे मेंस में स्पर्म सेल प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बट माइटोसिस इज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ। अब देखो एक अच्छी बात कही है, बट माइटोसिस इज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि देखो माइटोसिस क्या है हमारा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू बॉडी सेल। अब जब आपको पता होगा, आपने जब सेल पढ़ी होगी, बेसिक ह्यूमन लाइफ की यूनिट क्या है, सेल ही तो एक। तो यहाँ पर क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू बॉडी सेल। तो सेल को बनाने में अब मान लो माइटोसिस प्रोसेस ही नहीं हो रही है किसी के अंदर, तो वहां पर न्यू बॉडी सेल्स बनेंगी ही नहीं, तो इसीलिए ये बोला गया फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट। सो कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट द हार्ट पंप्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में आपका हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, उसकी अमाउंट को हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। अब इसको हम निकालते कैसे हैं, देखो वो इट्स कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द स्ट्रोक वॉल्यूम बाय द हार्ट रेट, यानी कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, फिर नेक्स्ट, नेम द लार्जेस्ट बोन एंड मोर बोन प्रेजेंट इन ईयर। देखो बोन वाले 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, एक है लॉन्गेस्ट बोन, एक है स्मॉलेस्ट बोन और एक है
ईयर में जो बोन प्रेजेंट है। तो लॉन्गेस्ट बोन आपकी बॉडी में फीमर, जो इसको हम थाई बोन बोलते हैं, ठीक है। एंड जो ईयर में प्रेजेंट होती है बोन वो होती है मेलियस, इंकस और स्टेपिस। अब जो स्टेपिस है ना वही आपकी स्मॉलेस्ट बोन भी कहलाती है। ओके, तो ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट आपका व्हाट डू मीन बाय आरएच फैक्टर। तो आरएच फैक्टर क्या है, देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा कंफ्यूज होंगे इसमें बच्चे, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहले समझो कि ये आरएच क्या है। तो आरएच आता है हमारा एक रीसस मंकी के, रीसस जो मंकी था ना उस पर थोड़े से पहले रिसर्च हुई थी, उस पर टेस्ट हुए थे। किस लिए, उसका आरएच एंटीजन देखा था, मतलब जो हमारी बॉडी में ब्लड में एंटीजन वगैरह होते हैं उनको टेस्ट करा था। तो रीसस मंकी पर करा था वो टेस्ट, तो रीसस से ही आरएच आ गया है, ठीक है। ये जो आरएच है वो रीसस से ही आया है। तो अब आरएच क्या है, आरएच फैक्टर इज अ प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। देखो जो अब आप माइक्रोस्कोप में कभी आपने आरबीसी देखी होंगी अपनी, तो उनके ऊपर एक हल्का सा प्रोटीन फाउंड होता है, उसको हम बोलते हैं आरएच फैक्टर। और इसी के बेस पर आपको एक डॉक्टर वगैरह जिस भी आप ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाने जाते हो तो वो बताते हैं ना कि बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ए पॉजिटिव, ऐसे जो बाद का जो साइन है ना पॉजिटिव और नेगेटिव, वो ये प्रोटीन की वजह से ही आता है। अगर आपके, देखो वही बात लिख रही है, इफ योर ब्लड डजंट हैव द प्रोटीन, अगर आपके ब्लड में वो प्रोटीन नहीं है तो आपका जो ब्लड ग्रुप होगा उसके बाद नेगेटिव लगेगा। अगर वो प्रोटीन है तो आपके ग्रुप के बाद पॉजिटिव लग जाएगा, ठीक है। मान लो जैसा आपका ब्लड ग्रुप हुआ बी और वहां पर प्रोटीन फाउंड होता है तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा पूरा बी पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है इसमें, डिफाइन साइनेप्स। साइनेप्स क्या है, साइनेप्स है, साइनेप्स इज ए स्मॉल गैप बिटवीन न्यूरॉन्स दैट अलाउ सिग्नल्स टू पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। देखो हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। अब न्यूरॉन्स क्या करते हैं, न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज को ट्रांसफर करना। तो वही दिखाया गया है, एक न्यूरॉन ये है, एक ये है। अब ये जो ट्रांसफर करते हैं ये मैसेज को, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर पहले के में से अंदर जाएंगे, मतलब बाहर निकलेंगे, फिर दूसरे के अंदर घुसेंगे, ठीक है। अब ये मैंने वही बताया, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक यानी पहले वाला जो मैसेज ट्रांसफर कर रहा है, एंड पोस्ट साइनेप्टिक यानी जो ले रहा है। तो अब इनके बीच का जो गैप होता है ना, उसी गैप को हम साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। वही बात है यहाँ पर। गाइस देखो 2-2 नंबर वाले मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। अब देखो सेक्शन बी और ये सेक्शन सी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है गाइस, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको लिख सकूं, बस मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ठीक है। देखो सेक्शन बी में नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, डिस्कस सेल एंड विद लेवल डायग्राम, एक्सप्लेन इट्स ऑर्गेनल्स इन डिटेल, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन में आपको सेल के बारे में लिखना है, तो अब लिखोगे कैसे, पहले थोड़ा सा सेल डिफाइन करना, ठीक है। सेल डिफाइन करना, उसके बाद एक अच्छा सा डायग्राम बनाना पूरा सेल का, उसके ऑर्गेनल्स आप दिखाना पूरे, ठीक है। उनके ऑर्गेनल्स आप दिखा दे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, डीएनए स्ट्रैंड वगैरह सब चीज आपने दिखा दी। अब एक एक करके सब चीजों के बारे में लिखो बहुत ही अच्छे से, ठीक है, बहुत ही अच्छे से लिखो। अब जितना आप, मेरे को लगता है ना सेल तो बहुत ही इजी टॉपिक, आप 9-10 में भी पढ़ के आए हो, जिसने अच्छे से पढ़ी होगी ना पहले भी और अभी भी, तो वो लिख सकता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी और कंफर्म आने वाला है, ठीक है। इसमें तो आराम से गाइस आपके 4 से 5 पेज भरने वाले हैं, बहुत ही आराम से। सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा, और ये कंफ्यूज है इसमें क्या लिखना है, मैं आपको बता देता हूं। देखो ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वही सेल मेम्ब्रेन का आपको डायग्राम बनाना है। अब वो डायग्राम आपने देखा होगा, एक डायग्राम पढ़ा होगा एचएपी की फर्स्ट यूनिट में, जो आपने ऐसा डायग्राम देखा होगा। अब देखो ये जो है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक डायग्राम है, ठीक है। तो ये ही आपको सेम डायग्राम बनाना है, और इसके ऊपर जो एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है ना, ये आपकी पूरी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। अब इसके ऊपर आपको पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जो इसको डिफाइन करता है पूरे को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, वो लिखना है। फिर लिखना है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या होते हैं, यानी कि जो बाहर से आप ड्रग वगैरह लेते हो कोई, वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से मतलब कैसे क्रॉस कर दिया, उसका मैकेनिज्म। उसके 2 मैकेनिज्म होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव में जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में सीधा आपका जाता है, और एक्टिव में आपका जाता है लो से हाई कंसंट्रेशन में विद द हेल्प ऑफ एनर्जी एटीपी, ओके। तो ये हो गया आपका। गाइस स्किप मत करना है ये क्वेश्चन, और जो आपके अभी भी समझ में नहीं आएगा ना, आप कमेंट कर देना, पर्सनली मैं आपको कॉल पे समझा दूंगा, ठीक है। फिर थर्ड इसमें क्लासिफाई स्केलेटन सिस्टम, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। देखो क्लासिफाई करना है पूरा स्केलेटन सिस्टम, एंड अच्छे से स्ट्रक्चर और फंक्शन बताने हैं वर्टिब्रल कॉलम की, ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी वगैरह होती है उसकी।
अब देखो यहाँ पर ये हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर सी की। देखो ये भी मैं समझा देता हूँ आपको। देखो पहला क्वेश्चन में डिफाइन ब्लड कोगुलेशन, राइट द स्टेज इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन। तो आपको पहले लिखना है कि ब्लड कोगुलेशन आखिर प्रोसेस क्या है, फिर एक चार्ट से उसके स्टेजेस समझा देनी है, ठीक है। ब्लड कोगुलेशन के आप फैक्टर भी इसमें लिख सकते हो, पहले फैक्टर लिख दिए, फिर स्टेज समझा दी, बाद में प्रोसेस लिख दो पूरा, ठीक है। सेकंड इसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट विद डायग्राम। देखो हार्ट का क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है, इसमें ईसीजी भी कर लेना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो, एंड हार्ट की एक दो बीमारी जो होती है वो आप भी देख लेना, जैसे हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, वो देख लेना, ओके। पूरा हार्ट का अच्छे से याद कर लेना, आएगा ही आएगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजियोलॉजी ऑफ आई या ईयर। देखो आई या ईयर दोनों भी आ सकते हैं, अगर आपका लक बहुत अच्छा है दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बट अगर लक थोड़ा सा बुरा है एक ना एक क्वेश्चन तो जरूरी आएगा, आई आएगा या ईयर आएगा। अब देखो या तो ऐसे आएगा एनाटॉमी ऑफ आई, या फिर आएगा फिजियोलॉजी ऑफ विजन। विजन क्या होता है, देखना। तो अगर विजन के बारे में पूछ रहा है ना तो उसमें आपको आई ही लिखना है, ठीक है। ऐसे ही आपका ईयर है, ईयर का काम क्या होता है, सुनना, तो हियरिंग क्या हुआ, सुनना। तो अगर आपसे पूछे फिजियोलॉजी ऑफ ईयर या फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग तो एक ही चीज है। अगर आपसे पूछे फिजियोलॉजी ऑफ आई या फिजियोलॉजी ऑफ विजन, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब ऐसे मत करना कि आप फिजियोलॉजी पढ़ गए और पूछ लिया एनाटॉमी, तो कुछ नहीं है, अलग अलग ऐसा कुछ नहीं है, जो आपने पढ़ा है वही लिख देना, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन लिम्फेटिक सिस्टम। देखो लिम्फेटिक सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। एंड इसके साथ इसमें लिम्फेटिक सिस्टम में एक टॉपिक आता है लिम्फ नोड, तो लिम्फ नोड वाले को भी पढ़ लेना। फिर फिफ्थ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंट्रैक्शन। तो देखो दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, कोरिलेटेड है, दोनों को अच्छे से पढ़ लेना, कोई ना कोई सा आ ही जाएगा। सिक्स है आपका क्लासिफाई जॉइंट्स, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट और लॉन्ग बोन। देखो जॉइंट्स आप अच्छे से पढ़ लेना, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लेना। एंड साइनोवियल जॉइंट जो होता है, साइनोवियल जॉइंट इसको अच्छे से पढ़ लेना। साइनोवियल जॉइंट के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड रहता है उसको अच्छे से पढ़ लेना, और ये लॉन्ग बोन को अच्छे से पढ़ लेना। लॉन्ग बोन जितनी भी है अच्छे से पढ़ लेना, स्ट्रक्चर, फंक्शन सब, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन आपका राइट अबाउट कंपोजिशन फंक्शन ऑफ ब्लड, नोट ऑन ब्लड ग्रुप। अब देखो कंपोजिशन एंड फंक्शन लिखना है पूरा ब्लड का, ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं, क्या फंक्शन रहता है किसका, सबका। एंड ब्लड ग्रुप आप अच्छे से पढ़ के जाना, ब्लड ग्रुप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उसके ऊपर नोट भी आ जाता है कभी कभी। एक लास्ट क्वेश्चन मैंने ऐड करा है, वो है होम्योस्टेटिस का। होम्योस्टेटिस अच्छे से पढ़ लेना, उसके फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव और नेगेटिव दो जो होते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, उनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आई होप गाइस आपकी थोड़ी बहुत समझ में आया होगा। एंड अभी आपको कोई भी दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में, ये 7 नंबर वाले हैं, ये 10 नंबर वाले हैं, ये 2 नंबर वाले हैं, कोई से भी क्वेश्चन में कैसी भी दिक्कत आ रही है आप मेरे को मैसेज कर दो व्हाट्सएप पर या कमेंट कर दो नीचे, ठीक है। मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं किसी दिन नई वीडियो में। थोड़ा गाइस सपोर्ट करो ना चैनल को, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई